स्कूल की ब्यूटी बारिश के समय मेरे घर के दरवाजे पर आई, सिर्फ एक रात मेरे साथ सोने के लिए, पर मैंने मना कर दिया और फिर अगले दिन वो लड़की मेरे घर के पास वाली गली में मरी पाई गई, जिस वजह से मुझे बहुत पछतावा हुआ। पुलिस एकेडमी जाने के बाद मैंने असली किलर को ढूंढने की कोशिश की, पर बारिश ने सारे सबूत मिटा दिए। पूरे 10 साल तक मुझे कोई क्लू नहीं मिला। फिर अचानक बिजली गिरी और मैं वापस उसी वक्त में आ गया जब ये सब की शुरुआत हुई थी। वो फिर से मेरे दरवाजे पर थी। उसने कहा, मैंने सुना तुम्हारे पेरेंट्स बिजनेस के लिए बाहर हैं, घर में सिर्फ तुम अकेला हो, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? मैंने उसको देखा और बिना सोचे समझे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बाई वे उस समय वहां से जाना चाहती थी, पर हेल्प मांगने के लिए उसने खुद को रोक लिया। वो वहीं खड़ी रही। उसकी नोज को मैंने टच किया, वो खांस पड़ी। उसका हल्का सा कांपना साफ बता रहा था कि उसे मदद की जरूरत है। बाई वे जल्दी से पीछे हटी और फिसल गई। मैंने जल्दी से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बारिश की आवाज के बीच हम दोनों के बीच खामोशी थी। वो मेरे गले लगती हुई स्टिफ हो गई, उसमें हिलने की ताकत नहीं थी। मैंने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और लाइट के किनारे हट गया। तुम बहुत ठंडी लग रही हो। बाई वे थोड़ी शर्माई और कहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं साइड हो गया और उसे अंदर बुलाया। उसकी उंगलियां नीली पड़ गई थीं। मेरे दिमाग में पास्ट लाइफ फ्लैश हुई। पिछली लाइफ में वो क्रिमिनल सिटी में ये काम करके गायब हो गया था। इस बार मैं उसे सिर्फ बचाऊंगा ही नहीं, बल्कि अपने सालों का डिटेक्टिव एक्सपीरियंस का भी यूज करूंगा। आज रात ही क्राइम सीन पर जाकर असली किलर को पकड़ूंगा। बाई वे दरवाजे के पास नर्वस खड़ी थी, अपने कपड़े के किनारे को पकड़े हुए। जब मैंने मुड़कर चप्पल लेने का सोचा, वो और ज्यादा घबरा गई। मेरे सॉक्स गीले हैं, चप्पल खराब हो जाएंगी। मैं बिना जूतों के अंदर आ जाऊंगी, बाद में तुम्हारा फ्लोर साफ कर दूंगी। रात को बारिश में एक लड़का और एक लड़की अकेला, पूरा भीगा हुआ माहौल। उसके अंदर बहुत एंजाइटी आ रही थी। उसने अपने हाथों के नेल्स को हथेली में दबा लिया, खुद को शांत करने की कोशिश की। जब मैं पलटा, उसने साइड से देखा, रूम को स्कैन किया। जब तक उसने टेबल पर गर्म चाय और बॉक्सेस नहीं देखे, तब तक उसकी पीठ थोड़ी रिलैक्स हुई। ये लो टॉवल, अगर बुरा न लगे तो यूज कर लो। क्या मैं तुमसे एक शर्ट मांग सकती हूँ? मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए हैं। तभी उसे रियलाइज हुआ वो अपनी भीगी हुई शर्ट को टाइट पकड़े हुए थी। वैसे भी चेंज करना है, चलो गर्म पानी से नहाने चलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे रूम के बाथरूम में चली जाओ, मैं पानी गर्म करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही बाई वे शर्मा कर नीचे देखी और बहुत हल्की आवाज में हाँ कहा। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। बाई वे मेरी बिजी बैग देखती रही, फिर हिम्मत जुटाई और बोली, क्लासमेट गू, बस मेरा नाम ले लो। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे तुम्हारे आने का रीजन क्यों नहीं पूछा? बाई वे सरप्राइज से ऊपर देखी, क्यूरियोसिटी से भरी आंखों से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की इतनी तेज बारिश में दरवाजा खटखटा रही हो, जरूर कोई मजबूरी होगी। अगर बोलना मुश्किल है तो मैं बार बार पूछूंगा नहीं। ये सुनते ही बाई वे की आंखें नम हो गईं। मैंने पानी का टेम्परेचर चेक किया और धीरे से उसके पास गया। अचानक हाथ उठाकर उसके कान के पास दीवार पर रख दिया, उसे अपनी तरफ घेर लिया। मुझे तुम्हारे इंटेंशन से कोई डर नहीं है, पर तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ रहने से? कहीं मैं तुम्हारे साथ गलत बिहेव ना कर दूं। बाई वे दीवार से लगी, उसके पूरे बॉडी में एक वार्मथ फैल गई। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डायरेक्टली मेरी तरफ थीं। उसने मेरा और टेस्ट करने का रास्ता बंद कर दिया। मुझे याद आया कि आज रात काम भी करना है। मैंने स्माइल करते हुए हाथ पीछे ले लिया। तुम जाके नहा लो, चेंज करने के लिए ये लो। तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ये शर्ट ड्रेस की तरह फिट होगी। पहले इसे पहन लो, मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ। वॉश के बाद ड्रायर में डालूंगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। बाई वे मुड़कर बाथरूम में चली गई। उस थैंक यू के पीछे आधा शुक्रिया रखने के लिए था, आधा मेरी समझ और पेशेंस के लिए। बाथरूम की आवाज सुनते हुए मैं स्माइल करता हुआ बेडरूम से निकल गया और अदरक की चाय बनाने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। बाई वे बड़ी हुडी पहनकर बाहर आई। गर्म पानी से उसके गाल हल्का लाल हो गए थे, घुटनों के ऊपर की वाइट स्किन दिख रही थी। चप्पल रख दी है। बाई वे ने वार्म फजी स्लीपर्स पहने, उसकी शाइनेस काफी कम हो गई। बेडरूम से निकलते ही उसको अदरक और शहद की चाय की खुशबू आई। मैं मग लेकर पास गया। मेरी नजर उसकी बड़ी हुडी के नेकलाइन पर गई। मेरा गला ड्राई हुआ। ये लो अदरक वाली चाय पियो। बेवई ने मग लिया, छोटे छोटे सिप भरने लगी। क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? ज्यादा मेहनत तो नहीं होगी। मेहनत क्या है, बस कुछ मिनट का काम है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए 2 अंडा डाल देता हूं। मैं उठने ही वाला था कि एक छोटे हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैं अंडा फ्राई कर सकती हूँ, मैं भी हेल्प करूंगी किचन में आके। मेरी तेज कटिंग देखकर बेवई हैरान थी। कटिंग बोर्ड पर जल्दी से टमेटोज और हैम कट हो गए। बेवई ने छोटा स्टूल लगाया और ऊपर रखे अंडों वाले बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश की। उसके मूव करते ही बड़ी हुडी का नीचे का हिस्सा ऊपर उठ गया। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। बेवई को लगता है मैं देख रहा हूं। उसने जल्दी से हुडी नीचे खींचने की कोशिश की, पर स्टूल पर बैलेंस बिगड़ गया। मैं पीछे से उसको पकड़ने गया, पर मेरा हाथ गलत जगह पर चला गया। वो हिल गई और सीधा मेरे गले गिर गई। उसके बालों की खुशबू और बॉडी वॉश की सिट्रस स्मेल मिक्स हो गई। हम दोनों एकदम फ्रीज हो गए।
तब तक पॉट उबलकर पानी बाहर गिरने लगा। तब जाके वो मोमेंट टूटा। मैंने जल्दी से हाथ हटाया और स्पून उसके हाथ में दिया। तुम मिक्स करो, मैं अंडा लाता हूं। मुड़ते वक्त मैंने शीशे में अपने लाल कान देखे। पता चला इतने साल मुझे लड़कियों से प्यार नहीं था, बल्कि कोई और नहीं था जो मुझे ये फीलिंग दे सके। उसने सिर झुकाकर नूडल्स मिक्स किए। तेल की आवाज मेरे हार्टबीट की आवाज को छुपा रही थी। टोमेटो नूडल्स की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। मैंने नूडल्स टेबल पर रखी, जानबूझकर उसकी थोड़ी कांपती उंगलियों को अवॉइड किया। ध्यान से खाओ, गरम है, और जो देखना हो चैनल चेंज कर लेना। टीवी ऑन होते ही बेईवई ने चॉपस्टिक्स टाइट पकड़ लिए। स्क्रीन पर वो वीडियो चल रहा था जो मैं स्विच करना भूल गया था। सीन बहुत इंटेंस था। मैं ऑकवर्डली कॉफ किया और जल्दी से टीवी मेन्यू चेंज किया। कैजुअल तरीके से क्रेयॉन शिनचैन ओपन किया। पुरानी याद आई कि इसी डर से मैंने उस दिन स्कूल ब्यूटी को मना किया था। शुक्र है सालों का एक्सपीरियंस है, अब मैं काफी बोल्ड हो गया हूं। बिना शर्माए नॉर्मल बिहेव किया, जल्दी से चेंज कर दिया। बेईवई ने भी टॉपिक बदल दिया। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मैंने टिश्यू लिया और उसकी नाक के पास पसीने को हल्का सा साफ किया। पसीना आ रहा है, मतलब ठंड कम हो गई है। आराम से खाओ, पॉट में और भी है। वो ध्यान से खा रही थी। नूडल्स और सूप सब खत्म कर दिया। चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। एक बोल में ही पेट भर गया। हाँ, उसके बोलने के बाद बाहर बिजली की तेज आवाज आई। मैं रिफ्लेक्स की तरह घड़ी देखी। 9:57 हो गए थे। पिछली लाइफ के क्राइम टाइम से बस आधा घंटा बचा है। इस बार मैं किलर का असली चेहरा देख कर रहूंगा। टाइम कम है। मैंने डिसाइड किया कि अभी क्राइम सीन के पास जाकर देखूंगा। मैंने एक पानी का ग्लास और ब्लैंकेट लिया और उसे कवर कर दिया। अब खाना खा लिया है, लिविंग रूम में टीवी देखना, बर्तन में वापस आके धो लूंगा। मैं बाहर से कुछ लेट नाइट स्नैक्स लाता हूं, जल्दी आऊंगा। इतनी बारिश में बाहर जाओगे? कोई नहीं, पास ही है। दरवाजे तक जाते वक्त मैं अचानक रुक गया। मुड़ते हुए मुझे लगा किलर ने प्लान बना रखा होगा। शायद वो ऑलरेडी नियर बाय छुपा हो। याद रखना, मैं आऊंगा तब तक दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। मेरे पास चाबी है। मेरी बात सुनते ही बेईवई चुपचाप मेरे वापस आने का इंतजार करती रही। मैंने काला छाता खोला और बारिश में कदम रखा। वाटरप्रूफ घड़ी पर नजर डाली। वक्त था 21:58। पिछली लाइफ के फोरेंसिक डॉक्टर ने अंदाजा लगाया था बेईवई की मौत का वक्त करीब 10:30 था। आज रात मुझे उस वक्त का अपना बदला पूरा करना था। वो 24 घंटे खुलने वाली दुकान है। पिछली लाइफ में बेईवई ने दुकान से छाता लिया था। खाना खाने के बाद ही वो क्राइम वाली गली की तरफ गई थी। हालांकि आज रात वो मेरे घर रुकी है, पर मुझे कंफर्म करना होगा कि टाइमलाइन वही रहेगी या नहीं। किसी और को उस जगह बेईवई की जगह मरने देना, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। रास्ते में मैंने फोन निकाला और घर का कैमरा चेक किया। स्क्रीन पर बेईवई घुटने भींच पर सोफा पर बैठी टीवी देख रही थी। ये कंफर्म करने के लिए कि वो घर पर है और बाहर नहीं भाग रही, मैंने अपनी चाल तेज कर ली। दुकान के पास पहुंचते ही मैंने एकदम सी आवाज सुनी। गली के मुंह पर कचरे के डब्बे के पास एक पतला लड़का पड़ा था। कुछ गुंडे उसे घेरकर मार रहे थे। घमंड में पूछ रहे थे कि उसने हाथ में क्या छुपाया है जो जमीन पर दबाया गया था। उसके पास एक टिन का डब्बा गिरा हुआ था। मैं एक नजर में पहचान गया, ये मेरे क्लास का अकेला रहने वाला लड़का है जिसे अक्सर गुंडे परेशान करते हैं। येजी। मेरी आवाज सुनते ही वो गुंडे झट से पीछे मुड़े। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का न्यू हे सिटी में काफी दबदबा है। ये गुंडे नॉर्मली मुझसे बहुत डरते हैं। मैंने छाता भी नीचे नहीं रखा था। वो भूत देखकर भागने लगे। गली में सिर्फ बारिश की आवाज बच गई थी। मैं नीचे झुका, छाता येजी के सर पर सीधा कर दिया। तुम ठीक हो ना? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? उसकी कलाई पर 3 महीने पहले जले होने का निशान अभी भी था। मैंने हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, पर उसने हाथ करंट की तरह पीछे खींच लिया। टिन का डब्बा दीवार से टकराया। कुछ क्रेयॉन्स और आधी बिल्ली का खाना कीचड़ में गिर गया। शुक्रिया कहकर उसने झुककर बैग उठाया। गीले बालों ने आंख के कोने के तिल को छुपा लिया था। मैंने देखा कि उसके लेफ्ट हैंड की उंगलियों के नाखून के नीचे कुछ काला था। इतनी तेज बारिश में तुम अभी भी बाहर आकर स्ट्रे बिल्लियों को खाना देते हो? येजी ने हल्की सी आवाज निकाली। अचानक जोर जोर से खांसने लगा। पतले कंधे बारिश में कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसकी तरफ फेंक दी। तुम्हारी माँ फिर से काम के लिए बाहर गई है ना? अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का कौन ख्याल रखेगा? तभी मेरे दिमाग में पिछली लाइफ की सीसीटीवी फुटेज अचानक फ्लैश हुई। पिछली लाइफ में बाईवे को दुकान के बाहर कुछ दिखा था, तभी वो गली की तरफ गई थी। अब ये जी को देखकर मुझे एकदम समझ आ गया, बाईवे ने उस वक्त जरूर देखा होगा ये जी को मारे जाने का सीन। पिछली लाइफ के काफी डिटेल्स मेरे दिमाग से तेज गुजरे। अगर पिछली लाइफ में बाईवे दुकान से निकली थी तो वो ये बुलिंग रोकने आई थी। उसका पूरा भीगा हुआ लुक शायद इसने इन गुंडों की बुलिंग को हरासमेंट में बदल दिया होगा। मैं पिछली लाइफ के मंडे को ये जी के एक्सप्रेशन को याद करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त के घाव अब से काफी ज्यादा गहरे थे, पर बाईवे की मौत पर उसका कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं था। इसका मतलब ये है कि पिछली लाइफ में शायद उसने ही जान लगाकर गुंडों को रोका था।
था, तभी तो बाई वे को वो लोग ले जा नहीं पाए थे। अगर ये इनका काम नहीं है तो असली किलर कोई और है। कुछ सोचने के बाद मैंने एकदम से एक इंपॉर्टेंट क्लू पकड़ा, वेपन। इतनी बारिश वाले दिन कौन ऐसी डेडली छोटी छुरी लेकर बाहर निकलेगा? वही सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। ये सोचकर कि उन 3 गुंडों के पास छुरी हो सकती है, मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें अभी छोड़ दिया था। और जो येजी पूरा जख्मी है, पिछली लाइफ में वो ग्रेजुएशन तक ठीक ठाक जीता था। अभी के लिए उसे इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ठीक हो तो जल्दी घर चलो। मैंने पैर उठाया ही था, फिर रुककर येजी के टूटे हुए छते को देखा। अपने हाथ का काला छता उसके हाथ में दे दिया। तुम्हारा छता खराब है, मेरा यूज कर लो। मेरे पास और काम है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। ध्यान रखना, जल्दी घर जाओ। येजी के मना करने का इंतजार किए बिना मैं बारिश में कूद गया था। भागते हुए गायब हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि वो तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। एक छज्जे के नीचे बारिश से बच रहे थे, गालियां देते हुए प्लान बना रहे थे। क्या मेरे सर पर बोरी डालकर पीटना चाहिए? पर मेरे फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब वो कंफ्यूज थे तभी मैं तेजी से उनके सामने जा खड़ा हुआ था। तीनों गुंडे डर गए। उन्हें लगा मैं पैसे मांगने आया हूँ। हाथ हिलाते हुए पीछे हटने लगे। निकल यहाँ से। 3 दोस्तों, कुछ चीज उधार चाहिए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में शक था। पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। तीनों कंफ्यूज नजर से मुझे देख रहे थे। मैं उनको घूर रहा था। एक इनोसेंट स्माइल दी। छुरी मांगने पर वो सब फ्रीज हो गए। उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी। जो तुम लोग बाहर घूमते हो, बिना छुरी के बाहर निकलते हो क्या? गाली देने का तरीका काम कर गया। ग्रीन हेयर वाले ने गुस्से में पॉकेट से बटरफ्लाई नाइफ निकाली। मेरे सामने दिखावा करने लगा। मैंने बस एक नजर डाली और समझ गया कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट वाली छुरी नहीं है, जो फल काटने वाली स्मूथ ब्लेड वाली छुरी थी। ये बहुत फैंसी है। मैं 100 रुपए दूंगा अगर फ्रूट नाइफ जैसी छुरी मिले। इतने पैसे देखकर बाकी 2 गुंडे भागने लगे। एक कॉम्प्लिकेटेड स्विस आर्मी नाइफ और एक कोल्ड लाइट वाली मिलिट्री फोल्डिंग हंटिंग नाइफ। दोनों छुरियां वो नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। छुरियां अच्छी हैं, पर मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। छोड़ दो। मैंने उनके शक को इग्नोर किया। वो गालियां देते रहे। सीधा मुड़कर फिर से ठंडी बारिश में घुस गया। इन तीनों के पास वो वेपन नहीं था जो मैं ढूंढ रहा था। ये क्लू बिल्कुल खत्म हो गया। सीने में एक अजीब सी जलन हो रही थी। सच कहूं तो केस सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पिछली लाइफ की तरह बाई वे को मना करना था और छुपकर पीछे जाना था, तो क्राइम सीन पर असली किलर को पकड़ सकता था। पर एक बार फिर जब मैंने उसे सेफ देखा, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं मुश्किल सर्च को प्रेफर करूंगा, पर उसकी जान को रिस्क में नहीं डालूंगा। थोड़ा सा भी खतरा नहीं ले सकता। मैं वापस दुकान गया छता लेने। अच्छी स्टाफ ने एक साफ टॉवल दिया बाल सुखाने के लिए। शुक्रिया बोला। फोन को वाटरप्रूफ कवर में डाला। मैंने पिछली लाइफ की बाई वे की चाल कॉपी की। फिर से छता लेकर तूफानी बारिश में निकला। उस किस्मत वाले क्राइम सीन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने रेन में कदम रखा, वॉस्प ने मेरे अम्ब्रेला का फ्रेम तोड़ने की कोशिश की। मैं कीचड़ और टूटे ग्लास के ऊपर से चलता हुआ फाइनली सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट के स्टार्ट पॉइंट तक पहुंचा। यही वो जगह है जिसका जिक्र पास्ट लाइफ के फोरेंसिक रिपोर्ट में बार बार किया गया था। मेरा वाटरप्रूफ वॉच ग्लो कर रहा था और 22:17 दिखा रहा था। अचानक तेज हवा चली और अम्ब्रेला पलट गया। मैंने अम्ब्रेला फेंक दिया और ठंडी बारिश को सीधा मुंह पर पड़ने दिया। मेरा फोन वाटरप्रूफ पाउच में वाइब्रेट हुआ। मैं गीली दीवार से लगकर घर का सीसीटीवी फीड ऑन किया। वार्म येलो लाइट में बे वही सोफा के कॉर्नर में सिकुड़ा हुआ था। उसके पैर बेचैनी से हिल रहे थे। घबराओ मत। टाइम 22:29 हो गया था और एली के एंड से मेटल टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत अलर्ट होकर उस तरफ बढ़ा और वहां एक जाने पहचाने चेहरे को देखा। सिनहाई एरिया का फेमस जोक जियांग यान। वो इलीगल स्ट्रक्चर के शेड में बैठी हुई थी और एक फ्रूट नाइफ से एप्पल काट रही थी। अरे गु भाई, नहीं, ये रात इतने बड़े तूफान में तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम से निकला था। हवा ने छाता उड़ा दिया। और तू इतनी रात को क्या कर रही है? जियांग यान ने नाइफ की टिप से प्लास्टिक बैग में रखे सूखे एप्पल को उठाया। मुझे पता था उसका स्कूल बुली वाला एटीट्यूड सिर्फ एक कवर है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत पुअर है और उसकी माँ को सीवियर किडनी की प्रॉब्लम है। माँ को कुछ फ्रूट देने आई थी, पर मुझे वापस भेज दिया गया। उसके रेन बूट्स के किनारे पर आईसीयू वाली एंटी स्लिप चिप्स लगी हुई थी और उसके कपड़ों में आईसीयू वाली डिसइंफेक्टेंट की स्मेल आ रही थी। लेकिन मेरी नजर सीधा उसके हाथ में पकड़ी फ्रूट नाइफ पर टिकी थी। उसका डिजाइन और साइज बिल्कुल वैसा ही था जैसा बेवई मर्डर केस के वेपन डिस्क्रिप्शन में था। वहां क्या खड़ी है? जल्दी दरा, मेरे घर पास ही है, ले जा अम्ब्रेला। मैं शेड के अंदर गया ही था कि जियांग यान का फोन जोर से रिंग हुआ। उधर से नर्स ने पैनिक में बताया कि उसकी मां का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है। जियांग यान का चेहरा तुरंत बदल गया और नाइफ पानी में गिर गया। उसने कुछ कहे बिना पलटा और पागल की तरह बारिश में भाग निकली। मैंने झुककर कीचड़ से नाइफ उठाया। ठंडा लग रहा था। ध्यान से चेक करने के बाद मुझे पुक्का यकीन हो गया, इस टाइम इस जगह पर यह साइज और डिजाइन एकदम मैच कर रहा था। यह वही वेपन था जिससे पास्ट लाइफ में बेवई का मर्डर हुआ था। अगर जियांग यान ने गलती से यह वेपन ड्रॉप किया है तो रियल किलर नेक्स्ट हाफ आवर में इधर
अंदर से गुजरेगा और उसे ले जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और नाइफ वापस उसी जगह रख दिया। अपने ईयर्स के डिटेक्टिव एक्सपीरियंस का यूज करते हुए मैं अंधेरे में चुप कर इंतजार करने लगा। बारिश और तेज हो रही थी। 22:35 बजे एक ड्रंक होमलेस आदमी लड़खड़ाता हुआ शेड में आया। उसने एक कैन किक कर दिया। उसके कीचड़ से भरे शूज ने नाइफ के हैंडल को दबाया और ब्लेड कीचड़ में घुस गया। फिर वो आधा बॉटल पकड़कर वहां से चला गया। 22:47 बजे एक डिलीवरी बॉय तेज ब्रेक लगाते हुए स्लिप हुआ और उसका पैर नाइफ पर पड़ा। वो गाली देता हुआ उठा और एक किक से नाइफ को ड्रेन के गैप में फेंक दिया। कीचड़ ने तुरंत पूरी नाइफ को कवर कर लिया। 11:30 बजे तक कीचड़ से ढकी हुई नाइफ का किसी को मिलना बहुत मुश्किल था। पास्ट लाइफ में बाईवे की डेथ टाइम तक सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। अचानक एक ब्लैक रेनकोट और मास्क पहने हुए शैडो स्पीड के साथ फ्लैश की तरह आया। वो झुका हुआ था और सीधा कीचड़ वाली नाइफ की तरफ बढ़ा, फिर नीचे बैठा। मेरे सारे मसल्स एकदम टाइट हो गए थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी स्लीव से निकलती रिस्ट पर एक क्लियर एसिड बर्न का निशान था। मैं अंधेरे से बाहर आया और डिम लाइट में रेनकोट के नीचे वाले चेहरे को साफ देख लिया। ये कोई और नहीं, जिंग हाई स्कूल का फेमस नाइस गाय केमिस्ट्री टीचर ली मिंग युआन था। मेरे दिमाग में तूफान आ गया था। 3 महीने पहले इसी ने लैब में लड़ते स्टूडेंट्स को बचाया था, खुद एसिड से जल गया था और बाद में कल्प्रिट स्टूडेंट्स को ही कंफर्ट किया था। वो नेबरहुड का सबसे रिस्पेक्टेड आदमी था। उसके अगेंस्ट एक भी कंप्लेन नहीं थी। लेकिन अगर किलर वही है तो पास्ट लाइफ के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। पास्ट लाइफ में बाई वे डार्क एली पर भागने के कोई निशान नहीं थे, क्योंकि वो भी उस नाइस टीचर पर भरोसा करती थी। अगर ली ने ऑफर किया होता कि वो रेनकोट से बचाएगा और उसे घर ले जाएगा, तो उस भारी बारिश और हेल्पलेस सिचुएशन में बाई वे को कोई शक नहीं होता। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था। अभी ली ने कोई क्राइम नहीं किया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि डिटेक्टिव स्किल्स यूज करके पता लगाऊंगा कि वो रात को बाहर क्यों है। ली ने तुरंत ऊपर देखा और मुझे पूरी तरह भीगा हुआ देखकर शॉक्ड और कंसर्न्ड हो गया। अरे गुनानचेंग, तू इतना भीग कैसे गया? काम से निकला था और बारिश में फंस गया। ली टीचर, आप इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों आए? मैं उसके एक्सप्रेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और उसकी आंखों में एक पल की हेजिटेशन देख ली। कुछ नहीं, बस एक पैकेट सिगरेट लेने निकला था। वो झूठ बोल रहा था। ली स्मोकिंग नहीं करता था और सब जानते थे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन है। मेरी रेनकोट काफी वाइड है, पहले अंदर आ जा, मैं तुझे घर तक छोड़ दूंगा और रेनकोट भी दे दूंगा। वो वही नाइस और सिंपल बिहेव कर रहा था। मैंने हाँ में सर हिलाया और रेनकोट के अंदर घुसा। क्राउड में मैंने नोटिस किया कि उसकी नजर ऑटोमेटिकली पास वाली अडल्ट प्रोडक्ट्स वेंडिंग मशीन पर गई। उसने तुरंत नजर हटा ली और मेरे शोल्डर पकड़ लिया। रास्ते भर में एकदम लॉस था। घर के बाहर पहुंचते ही ली ने फोन निकाला, मैसेज भेजा और तुरंत पॉकेट में रख लिया। मैं कीज लाना भूल गया, थोड़ा रुक जा। पर मैंने अभी उसकी बेल्ट पर कीज फील किए थे। ये उसकी दूसरी झूठी बात थी। मेरे डाउट्स बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद डोर फाइनली ओपन हुआ। डोर खोलने वाली ली की वाइफ थी, सेम स्कूल की केमिस्ट्री टीचर शेन किंग। उसने सिल्क रोब पहना हुआ था, बेल्ट लूज थी, चीक्स रेड थी और एंट्री से वार्म लाइट आ रही थी। मैंने लिविंग रूम में देखा तो वाइन बॉटल गिरी हुई थी, कैंडल जल रही थी और रोज पेटल्स बिखरे थे। हवा में रोमांटिक स्मेल थी और उस मोमेंट में मेरे दिमाग की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। सारे क्लूज एक क्लियर पैटर्न में जुड़ गए। ली ने आज अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक नाइट प्लान किया था, पर कॉन्डम्स खत्म हो गए थे, इसलिए वो बारिश में लेने निकला और रास्ते में ड्रेन ब्लॉक करने वाला कचरा साफ किया। उसे एक्सीडेंटली नाइफ मिल गई और मुझे देखकर वो शर्मिंदा हुआ और शॉपिंग कैंसिल कर दी और मुझे अकेला छोड़ने की जगह घर ले आया। कीज भूलने का बहाना और मैसेज सिर्फ इसलिए ताकि रोब पहनी उसकी वाइफ को चेंज करने का टाइम मिले। उसकी सारी अजीब हरकतें अब कंप्लीटली लॉजिकल लग रही थी। मैंने टॉवल लिया और बाल सुखा रहा था, पर मेरे डाउट्स अब एक नई कंफ्यूजन में बदल गए। अगर वो अभी भी वही नाइस आदमी है और उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है, तो क्या ऐसा आदमी रास्ते में स्टूडेंट का मर्डर करके बॉडी फेंकेगा? शेन किंग ने देखा कि ली के हाथ में अभी भी एक बैग है और उसने पूछा, ये तुम्हें कहां से मिला? ली की नाइफ इतनी गंदी कैसे हो गई? ड्रेन के पास से उठाया है, काफी कचरा रोक रखा था। गुनानचेंग मिल गया तो फेंकने का भूल गया। ली ने जैसे ही डस्टबिन में फेंकना चाहा, मुझे अचानक कुछ गलत लगा। रुकिए ली टीचर, मुझे ये नाइफ देखो। ली ने कंफ्यूज होकर नाइफ पलट दिया, टिप अंदर और हैंडल बाहर की तरफ करके मुझे दिया। ये ऑटोमेटिक सेफ जेस्चर दिखाता था कि वो अंदर से कितना सॉफ्ट है। मैंने नाइफ ली और ध्यान से देखा तो मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। पहले लाइट कम थी इसलिए नहीं दिखा, पर अब ब्लेड पर छोटे चिप्स थे। ये क्लियरली दिखाता था कि जियांग यन ने इसे कुछ हार्ड चीज काटी है। फोरेंसिक रिपोर्ट में चिप्स का कोई जिक्र नहीं था और कट मार्क्स अलग होते। इसका मतलब था कि ओरिजिनल मर्डर वेपन ये नहीं था। मैंने झटके से रिस्ट वॉच देखी, 23 बज चुके थे और रियल किलर शायद अभी आया होगा। मैं घबरा गया और टॉवल तुरंत शेन किंग को वापस दिया। सॉरी ली टीचर, रात हो गई है, मुझे जल्दी घर जाना है। आपका रेनकोट मैं ले जा रहा हूँ। मैंने नाइफ का हैंडल ली के हाथ में दिया, रेनकोट पहना और तेज बारिश में भागा। मैं सीधा क्राइम सीन की तरफ फुल स्पीड में भागा।